नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में आज हम चैप्टर नंबर 70 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत ज़रूरी बातें जो भी है वो दी हुई हैं। तो इस पूरे चैप्टर को छोटे-छोटे सब हेडिंग्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। हम लॉ कमीशन के बारे में पहले कुछ बातें जानेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसको जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन-कौन से लॉ कमीशन अभी तक कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, ठीक है? कितने अभी तक किए गए हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके कंपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। फिर हम इसके फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे, ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बात करेंगे, और इसका रोल क्या है ये भी हम देखेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई विल। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको किसी भी एक्ट को पास करके नहीं बनाया गया है, किसी भी स्टैट्यूट के माध्यम से ये नहीं बनाया गया है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है? और इस बॉडी को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है अलग अलग टाइम पे, और इसका जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है। तो ये तीन चार चीज़ें सबसे पहले आपको लॉ कमीशन के बारे में ध्यान में रखनी है। पहला, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। तीसरा, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू स्टैब्लिश किया जाता है, और टाइम टू टाइम जब भी ज़रूरत इसकी होती है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, और इसका टेन्योर जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसके जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। तो अपने नेचर में इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं वो एडवाइजरी नेचर के होते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। क्या हमारे इंडिपेंडेंस से पहले भी लॉ कमीशंस बने थे? तो आप देखेंगे, जब ब्रिटिश रिजीम था इंडिया में, तो ब्रिटिश रिजीम में 4 लॉ कमीशंस बने थे, अलग-अलग टाइम पीरियड पे, जिसको आप अपने लक्ष्मीकांत की बुक में देख सकते हैं। हालाँकि वो उतना ज़रूरी नहीं है, वो कभी पूछेगा नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन अलग-अलग जो 4 कमीशन ब्रिटिश रिजीम के दौरान बनाए गए थे, उसके हेड कौन थे, उसके चेयरपर्सन कौन थे, इसके बारे में आप, अगर आपको क्यूरियोसिटी है, तो आप लक्ष्मीकांत की बुक में देख सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ब्रिटिश रिजीम के ड्यूरिंग आप देखेंगे 4 लॉ कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। अब इनका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था हमारे इंडियन स्टैट्यूट बुक में, क्योंकि आप जो सीआरपीसी देखते हैं, जिसका नाम अभी बदल दिया गया है, आप जो आईपीसी देखते हैं, इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये कई सारे एक्ट हैं जो इन्हीं कमीशंस के प्रोडक्ट हैं। यानी इन्हीं 4 कमीशन ने इन सबको जो है इंडिया के स्टैट्यूट बुक में शामिल किया, और अभी हमारे देश में आप देखेंगे सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे एक्ट अभी भी चल रहे हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब ज़रा कौन-कौन से कमीशंस अभी तक बनाए गए हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप एक आर्टिकल को समझिए। आर्टिकल 372 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज़ हैं, वो हमारे देश के अंदर तब तक फोर्स में रहेंगे, तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उनको अमेंड या रिपील ना किया जाए। तो चूँकि मैंने आपको बताया कि 4 लॉ कमीशन ब्रिटिश रिजीम में बनाए गए थे, ठीक है? उनके जो भी रिकमेंडेशन थे, उनके जो भी फंक्शंस थे, उन्होंने जो भी चीज़ें बनाई थी, बताई थी, रिकमेंड किया था, वो सारी चीज़ें हमारे देश में तब तक चलती रहेंगी जब तक कि उसको रिपील या अमेंड नहीं किया जाए। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हुए, ब्रिटिश रिजीम हमारे यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो हमारे देश में एक नई डिमांड उठने लगी कि एक नए कमीशन को बनाया जाए, नए कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि हमारे देश में जो भी आउटडेटेड लॉज़ हैं, हमारे देश में जो भी आउटमोडेड लॉज़ हैं, यानी कि ऐसे लॉज़ जिनकी वर्तमान समय में ज़रूरत नहीं है, ऐसे लॉज़ जिनको थोड़ा-सा उसमें अमेंड करने की ज़रूरत है, इन सारे लॉज़ का रिविज़न किया जाए, इन सारे लॉ को अपडेट किया जाए, ताकि हमारे जो देश की ज़रूरत चेंज हो रही है, उस ज़रूरत के हिसाब से वो कानून जो है वो हो सके। तो इसी के कॉन्सिक्वेंटली आप देखेंगे, पहला लॉ कमीशन 1955 में एस्टैब्लिश किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा ये जो कमीशन था, इसका टर्म था वो 3 साल था, और इसको एमसी सीतलवाड़ ने चेयर किया था। उसके जो हेड हेड थे वो एमसी सीतलवाड़ थे, जो कि उस समय इंडिया के अटॉर्नी जनरल थे। अब अटॉर्नी जनरल इंडिया का कौन होता है, इसके बारे में अटॉर्नी जनरल वाले चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई वो आपको ध्यान में रखनी है कि इसको पहली बार लॉ कमीशन को इंडिपेंडेंट इंडिया में 1955 में एस्टैब्लिश किया गया। इसका टर्म 3 इयर्स था। इसको हेड किसने किया था? एमसी सीतलवाड़ ने, जो कौन थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? अभी तक हमारे देश में 23 लॉ कमीशंस एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं, और करेंटली आप देखेंगे 23वां लॉ कमीशन हमारे देश में काम कर रहा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि अभी वर्तमान में कौन हमारे लॉ कमीशन के जो चेयर हैं, वो चेयरपर्सन है, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि लॉ कमीशन का कंपोजिशन फिक्स नहीं है, और इसको हम देखते हैं कि अलग अलग लॉ कमीशन में वेरी करता रहता है। जैसे अभी तक मैंने आपको बताया हमारे देश में 23 लॉ कमीशंस बनाए गए, तो इन सारे लॉ कमीशंस का कंपोजिशन एक जैसा था, ऐसा नहीं है। जनरली इनके कंपोजिशन में हमें कुछ चीज़ें देखने को तो मिलती है, जैसे इसमें एक चेयरमैन तो होता ही है, इसके अलावा कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। जो चेयरमैन है और फुल टाइम मेंबर्स हैं, उन वो या तो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज होंगे। मैं इसकी ज़रा स्पेलिंग ठीक कर दूं। वो या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सर्विंग जज होंगे, या फिर रिटायर्ड जज होंगे। ठीक है, कौन? जो चेयरमैन और फुल टाइम मेंबर्स होंगे वो। इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स में आप एक्सपर्ट्स को भी देख सकते हैं, जिनको लीगल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर जूरिस्ट्स को ले सकते हैं आप। किसी यूनिवर्सिटी में लॉ का कोई प्रोफेसर है, तो ये भी फुल टाइम मेंबर के तौर पे लॉ कमीशन में शामिल हो सकते हैं। अगर हम पार्ट टाइम मेंबर्स की बात करें, तो इनको जो भी इमिनेंट स्कॉलर्स हैं एकेडमिक फील्ड में, उनके बीच में से अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो दो तरीके के मेंबर होते हैं, एक तो फुल टाइम मेंबर होता है, एक चेयरपर्सन होता है, और एक जो है एक देखेंगे आपकी बाकी पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ कमीशन के फंक्शंस की। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको अलग अलग टाइम पे बनाया गया है तो इसके फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाइड होंगे। सबसे पहले हम इसके लीगल रिफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में इसका फंक्शन देखते हैं। ये जो कमीशन है, वो हमारे देश के अंदर जो भी आउटडेटेड, रिडंडेंट या अननेसेसरी लॉज हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में रिकमेंड करता है कि उस लॉ को जो अब आउटडेटेड हो चुका है, जो अननेसेसरी है, उसको रिपील कर दिया जाए। इसके अलावा इस कमीशन का फंक्शन है कि उन सारे ड्राफ्ट को रिवाइज करना, उन सारे लॉ को ड्राफ्ट करना जो भी एग्जिस्टिंग है उनको रिवाइज करना, और साथ ही साथ बेटर एक्सेसिबिलिटी के लिए इनको सिंप्लीफाई करना, ताकि लॉ कमीशन के माध्यम से ताकि जो भी लॉज हमारे देश के अंदर हैं उन तक लोगों की पहुंच बहुत ज़्यादा आसानी से इंश्योर हो पाए। इसके साथ साथ लीगल मॉडर्नाइजेशन का काम भी इस लॉ कमीशन का है, क्योंकि ये जो कमीशन है, देखेंगे आप कि इंडियन लॉज के अलाइनिंग जो भी रिफॉर्म है उनको सजेस्ट करता है, ताकि हमारे सोसाइटी में जो भी चेंज हो रहा है, हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जो भी चेंज हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल कंडीशन में चेंज हो रहा है, इन सब के साथ जो भी इंडियन लॉज है वो अलाइन कर पाए, है ना। ऐसे रिफॉर्म्स को सजेस्ट करने का काम भी लॉ कमीशन करता है। इसके अलावा आप देखेंगे जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में भी लॉ कमीशन बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि ये जो कमीशन है वो उन सारे मेजर्स को रिकमेंड करता है, जो मेजर्स हमारे देश के अंदर जो भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें पेंडेंसी को रिड्यूस करेंगे, उसको एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे, साथ ही साथ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का भी काम करेंगे। तो उन सारे मेजर्स के बारे में रिकमेंडेशन देने का काम भी लॉ कमीशन करता है। इसके साथ साथ ये जो लॉ कमीशन है वो आप देखेंगे स्टडीज़ और रिसर्च को कंडक्ट करता है, जो कि लीगल इश्यूज़ पे होते हैं। साथ ही साथ ये डिटेल्ड रिपोर्ट्स को भी प्रिपेयर करता है कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे, जिसको गवर्नमेंट इस कमीशन को रेफर करती है। यानी अगर गवर्नमेंट ने किसी भी सब्जेक्ट को लॉ कमीशन को रेफर किया है, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर ये डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। साथ ही साथ कोई भी अगर लीगल इशू हमारे देश में है, तो उस पर स्टडीज़ को कंडक्ट करना, उस पर रिसर्च को कंडक्ट करना, ये भी लॉ कमीशन का काम है। फिर पब्लिक कंसल्टेशन भी इसका एक फंक्शन है, क्योंकि ये जो कमीशन है वो स्टेक होल्डर्स के ओपिनियन मांगता है, एक्सपर्ट्स की राय लेता है। साथ ही साथ जो लीगल रिफॉर्म्स होते हैं उस पे पब्लिक की भी ओपिनियन की बात करता है लॉ कमीशन। इसके अलावा आप देखेंगे जो ह्यूमन राइट्स और जस्टिस है उसके बारे में भी लॉ कमीशन का एक फंक्शन ये है कि लीगल रिफॉर्म्स के माध्यम से ये इस बात को इंश्योर करना है कि जस्टिस को प्रमोट किया जाए, इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए, जो भी ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्रिंड है उन सबको अच्छे से प्रमोट किया जाए। इसके अलावा लॉ कमीशन का एक एडवाइजरी रोल भी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है ऑन कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर्स। अगर कोई ट्रीटी का इशू है तो उसमें, फिर अगर इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, तो इन सारे मामलों में ये गवर्नमेंट को एडवाइस करने का भी काम करता है। साथ ही साथ ये जो कमीशन है वो अपने रिपोर्ट्स और ड्राफ्ट और जो भी बिल्स हैं उनको गवर्नमेंट को सबमिट करता है, ताकि गवर्नमेंट इस पे जो कंसिडरेशन है वो करे, और इस पे कुछ पॉसिबल लेजिस्लेशन बनाने की अगर स्थिति है तो फिर पॉसिबल लेजिस्लेशन भी बनाया जाए। तो ये इसके फंक्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इसके रोल की, ठीक है, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो इसके कई तरीके के रोल हैं। सबसे पहला मैं आपको एडवाइजरी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या रोल है ये समझिए।
तो ये जो कमीशन है एक एक्सपर्ट एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स और रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे रिकमेंडेशन देता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये एक क्रूशल रोल प्ले करता है हमारे देश के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है उनको अपडेट करने में, उनको मॉडर्नाइज करने में, उनको सिंप्लीफाई करने में, ताकि जो भी कानून बनाया गया है उस कानून का जो पर्पस है वो पर्पस फुलफिल हो सके और इजीली एक्सेसिबल जो है ये सारे कानून हो सके हमारे देश के आम से आम लोगों तक। इसके साथ साथ ये आप देखेंगे लीगल कंसिस्टेंसी का भी गार्डियन है। तो लॉ कमीशन का एक रूल ये भी है कि हमारे देश में लीगल कंसिस्टेंसी का ये गार्डियन है, क्योंकि लॉ कमीशन हार्मनी और इन कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है जो भी डिफरेंट लॉज हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको भी प्रिवेंट करने का काम करता है एज अ गार्डियन। तो लॉ कमीशन का ये भी रोल है। इसके अलावा ये जो कमीशन है इसका रोल ये भी है कि ये कानून और हमारी सोसाइटी इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि ये उन सारे लॉज को सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ अलाइन करता है, ताकि ये सारे लॉज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट बन सके, है ना? और लंबे समय तक हमारे देश के लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हो सके। इसके साथ साथ इसका रोल है कि ये जुडिशियल एफिशिएंसी को प्रमोट करता है, क्योंकि ये कमीशन ऐसे मेजर्स को सजेस्ट करता है जो कोर्ट्स के ऊपर बर्डन को कम करने के ऊपर केंद्रित होते हैं। साथ ही साथ जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको भी स्पीड अप करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये जो लॉ कमीशन है ये कई सारे मेजर्स के माध्यम से जुडिशियल एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। फिर ये हमारे देश में ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्टर भी है, क्योंकि जो भी लीगल रिफॉर्म्स हैं उनको उसको इंश्योर करने का काम करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं जैसे जस्टिस है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, तो इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी इंश्योर करने का काम करता है और बहुत सारे रिफॉर्म्स को भी इंश्योर करने का काम करता है। अगर हम लीगल अवेयरनेस प्रमोटर के तौर पे इसके रोल की बात करें तो आप देखेंगे ये अवेयरनेस को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। जो भी और ये अवेयरनेस जो है आपके लीगल राइट से रिलेटेड होगा, जो भी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उस रिफॉर्म से रिलेटेड होगा, और इन सारे के बारे में ये पब्लिक और लीगल कम्युनिटी में एक अवेयरनेस को स्प्रेड करने का काम करता है। इसके से अलावा आप देखेंगे ये जो लॉ कमीशन है वो हमारी गवर्नमेंट का इंटरनेशनल लीगल एडवाइजर के तौर पे भी हेल्प करता है, क्योंकि आप देखेंगे ये गवर्नमेंट को असिस्ट करता है ताकि वो जो भी डोमेस्टिक लॉज हैं उसको हार्मोनाइज कर सके इंटरनेशनल ट्रीटीज के साथ और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ। यानी जो भी सरकार के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है और जो सरकार ने किसी इंटरनेशनल ट्रीटी पे साइन किया है उसको हमारे डोमेस्टिक लॉज के साथ हार्मोनाइज कर सके। यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके हिसाब से हमारे देश के ऐसे लॉज बने जो कि दोनों एक दूसरे की मदद करें। ऐसा नहीं हो कि इंटरनेशनल ट्रीटी को फुलफिल करने के चक्कर में हमारे देश में कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए किसी कानून की वजह से, किसी लॉ की वजह से। तो ऐसा ना हो, इस बात के लिए भी एक लीगल एडवाइजर की तरह जो है ये लॉ कमीशन अपना काम करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे ये जो लॉ कमीशन है वो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये जो कमीशन है वो ड्राफ्ट बिल्स को प्रिपेयर करता है और इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं उनको पार्लियामेंट में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जिस तरीके से पार्लियामेंट में चीज़ें चल रही होती है, जिस तरीके से हमारे देश में चीज़ें बदल रही होती हैं, उन सारी बदलती हुई चीज़ों के पर्सपेक्टिव से हमारे देश में जितने भी लॉज हैं वो लॉज हमारे देश के पर्पस के साथ, हमारे देश के चाहे वो इकोनॉमिक पर्पस हो, सोशल पर्पस हो, कल्चरल पर्पस हो, कोई भी पर्पस हो, उन सब के साथ अलाइन करें, इस बात को इंश्योर करने में भी लॉ कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये दोस्तों आज का हमारा सेशन था जिसमें मैंने आपसे लॉ कमीशन के बारे में बात की। और इस कमीशन पे आपको देखेंगे कि इस कमीशन के बारे में 4-5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इसका कंपोज़िशन के बारे में आपको ध्यान में रखना है, फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये इसने हेल्प किया है सीआरपीसी और आईपीसी बनाने में, इंडियन एविडेंस एक्ट बनाने में, है ना? तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और आज के सेशन में आपको अगर अच्छा लगा हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर करें, और जाने से पहले दोस्तों नहीं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।